अब बात अंता की परीक्षा की। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी, जमकर प्रचार किया, अपने कामों के आधार पर वोट मांगे। जहां बीजेपी वोट मांग रही है तो कहीं पे कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही थी। अंता का उपचुनाव दोनों राजनीतिक दलों के लिए बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि इस चुनाव में जीत लोगों का मूड तय करेगी। साथ ही सरकार के काम से जनता कितनी खुश है यह भी तय होगा। आपको बता दें कि भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहला बड़ा टेस्ट नवंबर 2024 में हुआ, जब 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें बीजेपी ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें झुंझुनू, खेमसर, देवली, उनियारा, सलम्बर और रामगढ़ जीती थी। वहीं कांग्रेस सिर्फ दौसा बचाने में कामयाब रही थी, जबकि 84 सीट भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के खाते में गई। फिलहाल राजस्थान की सियासत में इन दिनों 12 जिले की अंता विधानसभा सीट सुर्खियों में है। बीजेपी यहां अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश करेगी। अंता में 11 नवंबर को वोटिंग है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। सवाल यह है कि क्या कमल फिर से खिलेगा या कांग्रेस इस बार बाजी मार लेगी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए यहां पर बड़ी परीक्षा है, क्योंकि मैदान में नरेश मीणा है और नरेश मीणा के चलते यानी थर्ड फ्रंट जो है उसके चलते ये दिलचस्प हो गया है उपचुनाव। और यहां पर मुश्किलें बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ गई हैं, खासकर कांग्रेस की, क्योंकि नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट का दावा ठोका था लेकिन नहीं मिला और वो अब निर्दलीय के तौर पर यहां पे खड़े हुए हैं। साथ ही उनको हनुमान बेनीवाल समेत आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिला है। थर्ड फ्रंट यानी राजस्थान में ये बात भी तय होगी कि क्या यहां पर थर्ड फ्रंट जो है वो कामयाब हो पाता है, क्योंकि इस चुनाव में सारी पार्टियां नरेश मीणा के साथ आई हैं, चाहे वो शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो। तो चर्चा करेंगे। अंता में अग्नि परीक्षा है, कल वोटिंग है, 14 तारीख को नतीजे आएंगे। नमिषा गौड़ प्रवक्ता भाजपा की, नितिन सारस्वत प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, हेमंत गोयल राजनीतिक विश्लेषक और श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी पर। कल वोटिंग है, अग्नि परीक्षा है और 14 को नतीजे आएंगे। सबसे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के पास भी जाऊंगा। आज डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, लेकिन सर सबसे पहले जो जातियां फैक्टर मानी जा रही है, क्या सचमुच में यहां पर जातियां फैक्टर हैं या फिर बीजेपी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो पाई? क्योंकि राजनीतिक पंडित जो हैं वो इस बार बड़े कंफ्यूजन में हैं। क्या लगता है आपको, क्यों कंफ्यूजन है राजनीतिक पंडितों में भी? क्या नरेश मीणा यहां मजबूती से सामने खड़े हैं? श्याम सुंदर जी। देखिए अनिल जी, ये बात सही है जिस प्रकार से आपने भी पहले स्पष्ट किया कि ये चुनाव सरकार की कामकाज की का संदेश भी देगा कि कामकाज में आपको लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके पुत्र सांसद दुष्यंत का टेस्ट भी है कि उनकी धरातल मजबूत है या नहीं है, क्योंकि उनका पुराना अपना इलाका है। इससे पहले कंवरराय मीणा भी वसुंधरा की पसंद से खड़े हुए थे, जीते थे, और ये भी देखिएगा कि ये भी उन्हीं की पसंद के हैं, इसलिए जिम्मेदारी ज्यादा थी। दो दो रोड शो करके अपना धरातल मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन आपने सही कहा, जातिगत आधार पर माली जाति के इनके हैं कैंडिडेट, इसलिए वो 40,000 वोट तो इनके 43,000 बड़ी वोट तो इनको सुरक्षित तरीके से मिलते हैं। बीजेपी की मिल जाने से स्थिति तो मजबूत है, क्योंकि दो दो बार मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का रोड शो करना, ये बहुत बड़ा वह है, चैलेंज है कि भाई ये चुनाव नहीं जीतेंगे तो सबकी स्थिति ठीक नहीं होगी। अब नरेश मीणा को इस बार सौभाग्य ये मिला कि आप पार्टी ने समर्थन दे दिया, हनुमान बेनीवाल ने समर्थन दे दिया, सपा ने समर्थन दे दिया, और राजेंद्र गुड़ा आपने भी देखा, वो भी पूरे जोर शोर तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो कांग्रेस को नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे, बीजेपी को नुकसान कम पहुंचाएंगे। उनका जातिगत आधार पर 40,000 उनके वोट हैं, अब 40,000 वोट उनको मिलते ही नहीं मिलते अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखे प्रमोद भाया जैन, जो कि देखिएगा कि उनके अल्पमत वाले हैं, उनके उनकी जातिगत आधार पर संख्या की दृष्टि से तो कमजोर है वो, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वो बताए जाते हैं कि वो उनके समर्थन से टिकट लेने में कामयाब हो गए। सचिन पायलट एक बार आकर के समर्थन देके चले गए, शमशेर ललित ने
एक्टिव नहीं है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली लगातार तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति, एकता का सूत्र दिखता है, क्या वो धरातल पे ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे? मैं कह सकता हूँ कि नरेश मीणा जो चुनौती दे करके उनकी स्थिति खराब किए हुए हैं, अब वो क्या नंबर 2 पे लाएंगे? क्या उनको बीजेपी नंबर 1 पे रहेगी? देखिए, बीजेपी की स्थिति वैसे तो ठीक ठाक है, क्योंकि जिस प्रकार से कल मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री को नोट करना पड़ रहा था, वसुंधरा जी जो घोषणाएं कर रही थी, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये साथ रहेंगे, तो वो नोट कर रहे थे। तो इसका मतलब वो मतदाता को बताना चाहते थे कि सरकार आपके साथ है, क्योंकि वसुंधरा जी जो जो बोल रही हैं, हम उसको वादे को पूरा करने वाले हैं। तो इसका मतलब डबल इंजन की सरकार रहते हुए, अब हमेशा देखिए उपचुनाव में सरकार को इसलिए फायदा होता है कि उनको पता है कि आने वाले समय में हमको अगर विकास काम कराने हैं तो सरकार के साथ रहना जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि विपक्ष में तो काम क्या होंगे। तो इसलिए स्थिति सरकार की इस कारण से स्थिति मजबूत हो जाती है कि देखिए, जो मुख्यमंत्री जी अगर नोट करके गए हैं, तो आने वाले समय में जब अंतर चुनाव उनके पक्ष में जाएगा, तो यहाँ का विकास का दरवाजा तेजी से बिल्कुल। खुल जाएगा। और कह रहे जहां कि अब उपचुनाव एक होते हैं भी वहां सरकार का पक्ष जो है हमेशा भारी रहता है। हेमंत गोयल जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, सारे जो राजनीतिक पंडित हैं कंफ्यूजन में हैं अंता उपचुनाव को लेकर। एक चीज मुझे समझनी है आपसे कि नरेश मीणा के साथ जब से हनुमान बेनीवाल आए हैं, उसके बाद भाजपा को भी दोबारा से यहां पर रोड शो करना पड़ गया। उनकी रैली जो हुई उसके बाद सभी पार्टियों को, अशोक गहलोत को उतरना पड़ा। क्या लगता है आपको, जो थर्ड फ्रंट के नाम पर राजस्थान में नरेश मीणा को यहां पर साथ मिल रहा है, क्या असर डालने वाला है इस चुनाव पर, और आगे उसका असर क्या होगा फ्यूचर में? देखिए अनिल जी, कल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बात वहां कही कि नरेश मीणा आदिवासी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आदिवासी लोगों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन नरेश मीणा यहाँ पर इनको मिसगाइड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा यहां से चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नरेश मीणा ने देवली उनियारा में हमारे प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर ला दिया, छबड़ा 12 में इन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस बैकफुट पर है, कांग्रेस डिफेंसिव मूड में है। कांग्रेस को यह लग गया कि नरेश मीणा सीधा सीधा हमको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। और आपने जहां तक थर्ड फ्रंट की बात करी, तो देखिए हनुमान बेनीवाल की बात करें या समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान की बात करें या आप पार्टी के संजय सिंह की बात करें, इनका वहां पर अंता सीट पर कोई बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं है। पिछली बार 2023 के चुनावों में आप पार्टी को 1300 वोट मिले थे, लेकिन अगर वो 1300 वोट भी अगर नरेश मीणा को मिलते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान भी कांग्रेस को ही होगा। और आप देखिए ना कि ये एक बहुत अंदर खाने एक चर्चा थी कि भाई वसुंधरा राजे और भजनलाल क्या एक नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 रोड शो किए और दोनों ने जिस तरह की केमिस्ट्री वहां पर दिखाई, जिस तरह की साथ साथ उन्होंने रोड शो किए, उससे ये सब बात जाहिर हो गई कि भाई बीजेपी तो बिल्कुल एक है, तो सब कुछ एक मुखी होकर वो काम कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो एक साथ नहीं आ पाए। अशोक गहलोत अपना अलग प्रचार कर रहे हैं, सचिन पायलट आके और चले गए। तो अब इस तरह की तमाम बातें हैं, लेकिन अब ये भी तो स्पष्ट है ना कि भाई नरेश मीणा, सचिन पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तब उन्होंने उस समय कांग्रेस ज्वाइन करी थी। अब सचिन पायलट तो उनको देवली उनियारा से भी टिकट देना चाहते थे, वो तो छबड़ा 12 से भी टिकट देना चाहते थे, यहां भी वो टिकट दे सकते थे, लेकिन उनकी नहीं चली। अशोक गहलोत के खासम खास है प्रमोद भैया, 2 बार जब भी सरकार रही, यहां से 2 बार वो 2008 में और 2018 में एमएलए बने, दोनों बार मंत्री बने। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन अब ये अशोक गहलोत के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि भाई क्या मैं इनको जिता पाऊंगा, क्योंकि मेरी सिफारिश पर इनको टिकट मिला है। लेकिन अब आप ये भी मान के चलिए कि प्रतिष्ठा का प्रश्न सीएम भजनलाल शर्मा के लिए भी है, बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए भी है। क्योंकि अब देखिए ना कि झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में अंतर आता है, यहां पर चप्पे चप्पे पर वसुंधरा राजे को जाना जाता है, लेकिन कल जिस तरह का क्रेज सीएम भजनलाल शर्मा का दिखा, मैं चैनल के लोग जो बात कर रहे थे महिलाओं से, उनकी सुन रहा था कि भाई महिलाएं कह रही थी कि हम तो भजनलाल शर्मा को देखने आए, और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज भजनलाल शर्मा की दिखी, बिल्कुल केमिस्ट्री जो है, जो यूनिटी दिखाई है भाजपा ने, वो सबने देखी है। निमिषा गौड़ प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ी हैं। निमिषा जी, देखिए आप लोगों ने यूनिटी दिखाई, वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा दोनों एक रथ पर सवार हुए और पूरे प्रदेश ने देखा, अंता ने भी देखा, यूनिटी आपकी देखी और इस यूनिटी का टेस्ट भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ये सच्चाई भी है कि नरेश मीणा
आपके वोट बैंक में भी सेंध लगा रहे हैं। माली मीणा समाज में उनका दावा है कि मुझे वोट मिलने वाला है, युवाओं का वोट मुझे मिलने वाला है, ये दावा ठोक रहे हैं। निमिषा जी, आपकी आवाज। जी जी, नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल दर्शन है सबका साथ सबका विश्वास। तो ये विश्वास जो है अंता की जनता का, वो जन बल पर है। क्योंकि आज जो राजस्थान के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से भी राजस्थान की जनता संबोधित करती है, उनके साथ में जो 2 बजट राजस्थान में अब तक प्रस्तुत की गए हैं, उसमें चौतरफा विकास हो रहा है। अंता का भी बहुत विकास हुआ है। तो आज जो अंता की जनता है ये मान चुकी है कि हम पुनः हम जनबल को जिताएंगे, हम जनता की आवाज पर मोहर लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। वहां के कहते हैं ना, माटी का एक ही लाल, मोरपाल मोरपाल। स्थानीय है हमारी जो निर्णय प्रक्रिया है उम्मीदवार की, वो भी बहुत ही लोकतांत्रिक पद्धति से आएगी। और ऐसे व्यक्ति, जो स्थानीय व्यक्ति को हमने प्रत्याशी बनाया है और वो विधानसभा में आने वाले, क्योंकि अंता की जनता का विश्वास है। और भाजपा का तो मूल मंत्र है, हम एक परिवार है। आज जिस तरह की सौहार्दपूर्ण जो माहौल दिखा के अंदर, विश्वास दिखा, चाहे वो हमारी अर्धनारी हो, महिलाएं हो, चाहे वो हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं हो, और सामान्य जन का जो सैलाब था, उस दोनों रैलियों में उमड़ के जो जनता बाहर निकली थी, वो विश्वास हमारे विकास पुरुष, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रति एक विश्वास है। अंता का 74वां विकास हो रहा है। आप देखिए कि सड़कें जो है मिसलिंक हो चुकी है, उनको पुनः जोड़ा जा रहा है। ईआरसीपी की जो सौगात सालों से अटकी हुई थी, कांग्रेस ने जिसको लटकाया अटकाया भटकाया, उसको आते ही मुख्यमंत्री जी ने उसको कागजों में लिया और उसकी मंजूरी दिलवा करके उसको कनेक्ट किया। ईआरसीपी पे कार्य प्रारंभ हो चुका है। और आप ये देखिए, लंबी सड़कें बन रही हैं और 65 करोड़ के सड़क रेलवे के ब्रिज के कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। इसी के साथ आप ये देखिए, खेमजी महाराज का तालाब है, उसका भी जीर्णोद्वार किया जा रहा है। तो अंता की जनता लगातार देख रही है। आज हमने सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है, उस निर्णय में भी कहा गया है ना कि भ्रष्टाचारी जिसे कांग्रेस लेकर आई है, और जो नरेश मीणा बार बार प्रशासकीय अवहेलना करके जेल की, नरेश मीणा को चुनौती मानते हैं आपकी? नहीं, ऐसे पर अंता भाजपा के लिए विश्वास नहीं करेगी। देखिए नरेश मीणा जो है बार बार अपनी हल्की टिप्पणियों के साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और देखिए, अंता की जनता बहुत समझदार है। उन्हें एक विजन चाहिए, जो विजन भारतीय जनता पार्टी के पास है और न कांग्रेस के पास है कोई विजन। और नरेश मीणा जी तो अपने कहने भर के बड़े अपना प्रचार, अपने जो शब्दों के आधार पर अपनी उपस्थिति बना रहे हैं। तो मैं ये विश्वास के साथ कहती हूँ कि अंता की जनता भाजपा की पर मोहर लगाएगी और हमारे स्थानीय प्रत्याशी मोरपाल सुमन जी को विधानसभा जाना। ठीक है निमिषा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। नितिन सारस्वत जी से सवाल कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नितिन जी, देखिए, तमाम सवाल सचिन पायलट और गहलोत को लेकर जो सियासी पंडित वो कर रहे हैं, और एक बयान कल अशोक गहलोत ने दिया जाते जाते वहां पर कि नरेश मीणा जिनकी गोद में खेल रहे हैं, उनके वो हितैषी नहीं है, जो जिन लोगों की गोद में वो खेल रहे हैं। ये बयान जो है, ये सचिन पायलट के लिए, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या राजनीतिक गलियारों में चर्चा है इस बयान की, वो ये कहा जा रहा है कि वो सचिन पायलट के लिए कह गए। और अंता उपचुनाव से ठीक पहले बताया जा रहा है कि कांग्रेस में ये फूट सामने आई है। देखिए अमित जी, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने सबकी बात बहुत देर से सुनी है और मेरा नंबर आया तो मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, मैं एक एक करके बताना चाहता हूं कि यहाँ पे तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं जो बता रहे हैं कि जो लास्ट तक टिकट फाइनल नहीं हुई, जहां पे एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने की कोशिश हो रही थी और उसके क्या नाम से नॉमिनेशन में भी सारे लीडर नहीं हुए और लास्ट तक सीएम नहीं आए, तो वहां तो एकजुटता है। और जहां पे सारे लीडर एक मंच पे आके जिनके नॉमिनेशन में शामिल हुए, सब जगह है, वहां पे फूट है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या नाम से जो वसुंधरा राजे कभी मीटिंगों में नहीं आती, वो जो पर्ची सरकार के अंदर तमाम चीजों के ऊपर आरोप लगाती है, जो कभी किसी चीज में शामिल नहीं होती है, वो एक गाड़ी में अगर 1 घंटे घूम लेती है तो वो एकता है। जहां पे कांग्रेस के नेता एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ देके एक जगह खड़े रहते हैं, तमाम मंचों पे एक साथ दिखाई देते हैं, तमाम बयान। सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ नहीं आए रोड शो में, ये सवाल कर रहे हैं सभी लोग। अरे आप सुनिए, यहाँ बिहार का इलेक्शन है, यहाँ पे कम पर्ची मुख्यमंत्री नहीं है, जिनको कोई बिहार में
जिम्मेदारी नहीं दी गई है, या हमारे दोनों लीडरों को बिहार में प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। आपको ये समझना पड़ेगा, दोनों के कद में अंतर। वो पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, यहाँ पे हमारे दोनों लीडर अपने अपने बल पे जनता के प्यार से, जनता के दुलार से वो लीडर बने हैं। यहाँ पर्ची वाले यहाँ पे नेता नहीं है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए बीच में नहीं बोलेगा, मैंने कहा बीच में नहीं बोलेगा। देखिए इतने बड़े चैनल होते हैं, निमिषा जी आऊंगा मैं आपके पास, जवाब दीजिएगा तभी, इनको सुन लेते हैं जरा। बोलिए बोलिए, आप बात देखिए करिए। उसके बाद में देखिए, आपने सबसे पहले कहा था कि इस सरकार की सबसे पहली अग्नि परीक्षा वो 7 उपचुनाव से नहीं, पूरी सरकार लगी थी, एक आदमी को मंत्री बनाया था सदन में ना होते हुए, वो उनकी पहली अग्नि परीक्षा थी। और बुरी तरह ये सरकार फेल हुई थी चुनाव होने के बाद में, सरकार आते हुए। उसके बाद में इस सरकार को, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उपचुनाव में हुआ, लेकिन उसके बाद में भी 1 साल से ये सरकार ने जिस तरीके के 2 साल से कुशासन का एक राज आया इस राजस्थान के अंदर, और पर्ची सरकार आई है, ये नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव तक नहीं कर पा रहे, लगातार उस चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं ये बताना चाहता हूं, हमारी आज कांग्रेस पार्टी के तमाम तरीके के स्तर पे, चाहे हमारे तमाम तरीके के पदाधिकारी हो पूरे राजस्थान प्रदेश से, चाहे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हो अंता के अंदर, हमारे कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हो, आज मजबूती से एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। तीसरी बात आपने ये कही जो इंपॉर्टेंट बात है, आज जो चुनाव है वो 2 साल के कुशासन, जनता के पास एक मौका आया है कि 2 साल का जो कुशासन, जहां पे आप हाईकोर्ट की टिप्पणी, चाहे कानून व्यवस्था पे देख लीजिए, एक किस तरीके से कहा कि सीबीआई को भी यहाँ की पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी केवल अवैध खनन जैसे उसके कारण पीटे जा चुके हैं। पॉक्सो एक्ट में आज नंबर 1 है। तमाम तरीके के आप आज लॉ एंड ऑर्डर के अलावा तमाम तरीके के अपराधों में स्थिति देख लीजिए, महिला अत्याचार देख लीजिए, आज किस तरीके ये से सारी चीजें आपने कन्विंस की अंता की जनता में, अंता की जनता को सारी चीजें बताई आपने। मैं ये कह रहा हूं अमित जी, क्या आपको नहीं लग रहा है आज राजस्थान में जिस तरीके से पूरी पार्टी अंत में एकजुट होके वहां पे लड़ रही है चुनाव, आपको क्या वो दिखाई नहीं देता क्या इस तरीके से? और मैं ये पूछना चाहता हूं, आप, मेरा पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक सवाल है। यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने तमाम बजट घोषणाएं करी और उससे राजस्थान का चहुमुखी विकास हुआ। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से आप पूछ सके, मैं गारंटी दे रहा हूं बता नहीं पाएंगे। ठीक है, सुन लेते हैं। निमिषा जी जवाब दीजिए, निमिषा जी जवाब दीजिए, आप चुप हो जाइए, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। सुनिए क्वेश्चन उनकी हालत ये है कि ठीक है, नितिन जी सुन लीजिए, अब आपने सवाल किया है भाजपा की प्रवक्ता से, तो सुन लीजिए। सवाल तो सुनिए। देखिए, मुट्ठी भर भी कार्यकर्ता नहीं, बस कहने भर के लिए भी कार्यकर्ता नहीं, मुख्यमंत्री। ठीक है, सुन लीजिए, बता रही हो। कोई जला है तो राजस्थान की जो हालत की थी आपने कोरोना महामारी के समय में, आप होटलों में कह रहे थे, जनता भी नहीं भूला है, राजस्थान भूला है। आज राजस्थान का चौतरफा विकास हो रहा है, जो सरकार पूरी कर चुकी हो। शर्मा जी लगातार नितिन जी देखिए, सवाल आपने किया है, जवाब ले लीजिए। दिनों तक आपको अपने आवाज से बाहर नहीं निकले थे, और आज जनता का विश्वास जो है इसी आधार पर है। कांग्रेस के पास जो पूरी कर चुकी हो, आपकी लड़ाई जग जाहिर है। कांग्रेस तो अपने जन्म से ही रही है। राजस्थान बता दीजिए इस बजट की और पिछले बजट की जो सरकार ने पूरा कर दिया। अमित जी रिक्वेस्ट है, इस बजट की 10 घोषणाएं और पिछले बजट की 10 घोषणाएं। ठीक है, आप सुनेंगे नहीं तो बताएंगे कहां से वो, आप सुन ही रहे हैं, सुन लीजिए। जो बैठक में रंधावा जी का वीडियो वायरल हुआ है, इनके प्रभारी है वो, उस वीडियो में कहने भर के लिए भी 15 कार्यकर्ता नहीं थे, जल मंगाने के लिए भी बोल रहे थे, और किसी ने कहा ना एक चुटकुला बड़ा चल रहा है मैडम, बजट की घोषणाओं पे सवाल कर रहे हैं, थोड़ा जवाब दे दीजिए इनको। देखिए, दोनों बजट की घोषणाएं सार्थक हो चुकी, इसी आधार पर जो प्रमाण जो है ना भारतीय जनता पार्टी का परिणाम है भाई, ये जो जन सैलाब रेलवे में आया, 174,000 करोड़। निमिषा जी मेरा आपको चैलेंज, आप 10 घोषणा बता दीजिए। दोनों बजट की घोषणाएं अमली जामा पहनाई है, मैंने तो आपको बताया तालाब। और रही बात, बताइए ना आपने जनता के लिए क्या किया? आप तो लगातार ये विकास है जो नहीं बता रही, ये बीजेपी के प्रवक्ता हर कार्यकर्ता बड़ी बात कर रही है कि राजस्थान में विकास हो गया है। यही राजस्थान के अंदर इस पर्ची सरकार की असलियत है जो आज दिमाग मेरे सामने आ गई है। इस पर्ची सरकार की जो असलियत है आपके सामने। भारत के प्रधानमंत्री ने जब हमारी राष्ट्रपति जी का चयन किया, तब अमित जी आपके दर्शक और आप साफ साफ देख रहे हैं
ये 10 घोषणाएं नहीं बता पा रही और कह रही है कि राजस्थान में 2 बजट देके चहुमुखी विकास हो गया। ये इस राजस्थान में पट्टी सरकार की असलियत है जो इनके ठीक है, 14 नवंबर को नितिन जी, 14 नवंबर को पता चल जाएगा। अगर कांग्रेस को चोट पहुंचाई नरेश मीणा ने तो ये समझ लीजिएगा कि जो गुटबाजी की बात हो रही है वो सच है और आपको फिर से काम करना पड़ेगा। निमिषा जी, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। श्याम सुंदर जी, एक चीज और जाननी है आपसे कि जिस तरह से भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, वसुंधरा राजे को अपना गढ़ बचाना है, क्या बीजेपी ये कर पाएगी? नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से अशोक गहलोत का फेस लास्ट टाइम उनको प्रचार के अंतिम दिन वहां पर लाया गया, क्या उनका भरोसा बढ़ेगा या कम होगा? क्या लग रहा है? अनिल जी, मैं भी अभी सुन रहा था नितिन जी को। नितिन जी बड़े घोषणाओं की बातें कर रहे थे, घोषणा पर, लेकिन ये अपनी पर्ची को भूल गए 25 सितंबर वाली, जिस 25 पर्ची के माध्यम से सोनिया गांधी ने निर्णय किया था। अशोक गहलोत ने माना ही नहीं। अब वो भरत सिंह की बात को भूल गए, जिसने कहा था भाया रे भाया खूब खाया, उसको आपने दोबारा लाके खट दिया। नामांकन करने अकेले चले गए थे जब कोई नहीं आया था नामांकन के, क्योंकि तो मानते हैं ज्योतिष को, मैं तो उसके आधार पर करूंगा, कोई नहीं गया था इनके साथ। पत्नी ने क्यों नामांकन किया था, अब नितिन जी को बताना चाहिए। देखिए नितिन जी, आप जिस प्रकार से जिस कैंडिडेट को लाए हो उसके ऊपर आरोप बहुत है। आप सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अलाउ नहीं किया था। उनको अंदेशा था कि मेरे को टिकट नहीं मिला तो मैं अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया था। अब देखिए बार बार जो आप पर्ची वाले मुख्यमंत्री कहते हैं, क्योंकि आपने तो पर्ची मानी ही नहीं थी। अशोक गहलोत तो मानते ही नहीं है पर्ची को, और पर्ची नहीं मानने के बाद शासन चला गया उनका। तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत बार बार जिस तरह से पसंद करके अपने कैंडिडेट को लाए हैं, वो भी उनको, आपको मालूम है बिहार चुनाव के कारण उनको क्यों मिला टिकट, ये भी पता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे इस गढ़ को बचाने में हर दम पर लगी है। वो देखिए तो वसुंधरा राजे पूरी कोशिश में है कि इस गढ़ को बचाया जाए, लेकिन कांग्रेस के लिए भी बड़े सवाल हैं। क्या नरेश मीणा जो है वो चोट पहुंचाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े हमारे साथ। लेकिन कल अग्नि परीक्षा है और ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और पहले जैसा आसान नहीं है, ना बीजेपी के लिए ना कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।